प्रपोजिशन की इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं उनसे आगे की बात आज करनी है हमें। मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली जो कुछ भी आपने देखा है, पढ़ा है इस प्रपोजिशन की क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी अच्छे से। अब आज की जो बात करनी है वो कुछ सेंटेंसेस पर बेस्ड है। आप जरा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। आप पहले ये समझ लीजिए कि इसमें प्रपोजिशन भरना क्या है। वर्ब के तौर पर मैरी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा सा, यहाँ ही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ मैरिड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब दे रहे हैं तो जाहिर है ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का होगा। लेकिन अब इसको हम कौन सा वॉइस माने? ये जो सेंटेंस है, आपको पता है कि ये जो बी की फॉर्म है इज एम आर वाज वर, ये बी की फॉर्म के साथ जैसे ही थर्ड फॉर्म रखा जाता है ये बन जाता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक यहाँ पे आप इसको पैसिव कंसीडर कर सकते थे और वाज भी बी की फॉर्म है, इसके बाद भी V3 यहाँ दे दिया गया है, ये भी जो है पैसिव आप कंसीडर कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है यहाँ पे कि मैरी जो वर्ब है इसका पैसिव बना नहीं पाओगे। मैरी जो वर्ब है इसका पैसिव आप बना नहीं पाओगे। इसलिए नहीं बना पाओगे क्योंकि मैरी जो वर्ड होता है वो एक्शनलेस है, एक्शनलेस वर्ब होती है मैरी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ये पैसिव नहीं है तो क्या है फिर? आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैरिड और कुछ नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। शी वॉज मैरिड, वह शादीशुदा थी। तो शादीशुदा होना क्या है? ये एक स्टेट को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। इसलिए मैरिड को यहाँ पे पैसिव वर्ब न मान के आप इसको एडजेक्टिव कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना जरा सा, मान लो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, ये हो जाएगी हमारी लिंकिंग वर्ब, फिर ठीक है ना, ये हो जाएगी लिंकिंग वर्ब और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और याद रखना कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट हमेशा जो है एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। मैरिड कौन थी? शी कौन थी? मैरिड थी। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब एक बात बताइए, अगर हिम यहाँ रखा हुआ है तो आपको तो पता है ना कि यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है? या तो ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है या प्रपोजिशन का हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब हम इसको मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ एडजेक्टिव के बाद आप ऑब्जेक्ट तो दे नहीं पाओगे। एडजेक्टिव के बाद कहीं ऑब्जेक्ट सुना है? ये हो ही नहीं सकता कभी भी। तो अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचा है क्या? प्रपोजिशन। टू रखना पड़ेगा यहाँ पे टू रख लिया। लेकिन अब ये स्थिति यहाँ नहीं है। देखो, ही मैरिड यहाँ लिखा है, मैरिड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर दिया है तो आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट देना होता है। तो देखो, मैरी का ऑब्जेक्ट यहाँ हर लिखा हुआ है, यहाँ पे अब किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ मैरिड लिखा हुआ है, यहाँ भी मैरिड लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन की जरूरत पड़ गई। वजह, यहाँ मैरिड एडजेक्टिव था, यहाँ मैरिड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। शी इज मैरिड। अब बी के साथ यहाँ मैरिड आया तो इसको हम पैसिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैरी वर्ब का पैसिव बन नहीं सकता। एक चीज समझना जरा सा, ये मैं जब आपको पता था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको तो पता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसका पैसिव वॉइस तो आप बना पाओगे। लेकिन इसमें भी जो है कुछ चीजें जाननी जरूरी है। जाननी जरूरी इसलिए है क्योंकि वैसे ही ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव आप बना पाओगे जो एक्शन वर्ब होगी, ठीक है ना। एक्शनलेस वर्ब जो होती है उसका पैसिव वॉइस बनता भी नहीं है। मैं इस चीज को अभी तुरंत क्लियर किए देता हूं, पहले इसको समझा लेता हूं।
इज मैरिड जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव यहाँ पे। जब एडजेक्टिव हो गया या शी इज मैरिड समझ लेना वह शादीशुदा है, ठीक है ना। इसका मतलब मैरिड को हम एडजेक्टिव मान लेंगे। इस एडजेक्टिव के बाद हम ऑब्जेक्ट को दे नहीं सकते किसी भी सूरत में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक मात्र ऑप्शन क्या बचा, प्रेपोजिशन दिया जा सकता है। टू यहाँ रखोगे, यहाँ प्रेपोजिशन, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ प्रेपोजिशन। अब यहाँ देखो हैज मैरिड लगा है, हैज मैरिड लगा है तो ये सेंटेंस तुम्हारा पैसिव वॉइस में तो होगा नहीं, एक्टिव में ही है। जब एक्टिव में तो ये भी था, तो मैरी का इस्तेमाल जब एक्टिव में किया गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब था, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ये भी तो एक्टिव वर्ब ही है, इसके बाद भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ, एक्शन वर्ब, एक्शनलेस वर्ब, इस चीज को और जरा ध्यान से समझना आप। देखो मान लो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, I got a purse, I found a purse। दो सेंटेंस हमारे पास है, गेट का मतलब भी पाना, फाइंड का मतलब भी पाना। अब जब मालूम है इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे, लेकिन इसका बना पाओगे। कारण क्या है जरा समझना। गेट जो है वो एक्शनलेस वर्ब है और फाइंड जो है वो ऐसा वर्ब है जिसमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझिएगा। मान लो सड़क से होके गुजर रहे हो और अचानक तुम्हें पर्स पड़ा हुआ मिल गया, उसको तुम उठा लिए, वहां भी मिलना ही है। और मान लो कुछ खो गया तुम्हारा, उसको तुम ढूंढ रहे हो और ढूंढने के बाद उस चीज को पा लिए, वहां भी वो ढूंढना ही कहलाएगा। तो अब एक बात समझना, सड़क से जा रहे हो, कोई चीज अचानक तुम्हें मिल गई है, तो उस चीज को पाने के लिए आपने अटेम्प्ट नहीं ना किया है, उसको पाने के लिए आपने प्रयास थोड़े किया है, वो तो अल्टीमेटली आपको मिल गया। तो वैसी जो चीज प्राप्त होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, गेट। अपने आप में पता चल गया होगा कि ये एक्शनलेस है, क्योंकि गेट का मतलब अपने आप जो मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन फाइंड का मतलब मान लो तुम्हारा कोई पर्स खो गया और तुम अब उसे ढूंढ रहे हो, तो ढूंढना जो है वो एक अटेम्प्ट है ना, ढूंढने का काम जो कर रहे हैं, तो आप प्रयास कर रहे हो, तो प्रयास करना तो एक्शन है, ठीक है। अब इसको हम मान सकते हैं कि ये एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। इसका वॉइस आप बना लोगे, इसका वॉइस नहीं बनाओगे। ये जानना काफी नहीं है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है। ट्रांजिटिव में भी एक्शन वर्ब होने चाहिए। एक्शनलेस वर्ब ट्रांजिटिव में बहुत सारे हैं, उनका वॉइस नहीं बना पाओगे। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि जब मैरिड ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका वॉइस आप बना पाओगे। यही जब बी के साथ इस्तेमाल होगा तो इसका पैसिव वॉइस इसको नहीं माना जा सकता। ऐसे में इसे एडजेक्टिव मान के प्रेपोजिशन देकर फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। अब इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर हमने देखा है कि मिस्टेक्स जो है हो ही जाती है। देखो इंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ इनटू, इंटर यहाँ भी लिखा हुआ है, इसके साथ इनटू। इंटर के दो मीनिंग है, पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इंटर का मीनिंग है एक गो या कम इनटू, इसका दूसरा मीनिंग है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि कोई इनक्लोज्ड प्लेस है उसमें इंटर कर जाना, ठीक है। अब याद रखना इंटर का एक मीनिंग है गो इनटू या कम इनटू। अब देखो ध्यान से कि जब इंटर का मतलब प्रवेश करना होगा तो इसमें पहले से ही इनटू लगा हुआ है, तुम्हारा इनटू पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा मीनिंग है गेट इन्वॉल्व्ड। गेट इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है किसी चीज में शामिल हो जाना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहां तो रूम लिखा हुआ है, कमरे में तुम प्रवेश करते हो कि कमरा कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम शामिल हो जाओगे? कमरा तो प्रवेश करने की जगह है। तो अब देखो यहाँ पे इनटू का सेंस तो ऑलरेडी इनहेरेंट था, यहाँ से इनटू हटाना पड़ेगा। इंटर को ट्रांजिटिव मानते हुए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दोगे, ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ इसका मतलब है क्या, गो इनटू या कम इनटू, ठीक है, प्रवेश करना। लेकिन यहाँ पे जो इंटर इनटू होती है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है गेट इन्वॉल्व्ड। गेट इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। अब यहाँ पे डिबेट है, डिबेट का मतलब
एक बहस होती है, ठीक है, लॉजिकल जो बहस होती है उसको डिबेट कहते हैं। तो डिबेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम जो है प्रवेश कर जाओगे, ठीक है ना, बल्कि ये क्या है, कोई ऐसी चीज है जो कि बातचीत है उसमें शामिल हो सकते हो, ठीक है ना। एंटर्ड इनटू जो है अब यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो इंटर के साथ इनटू अब यहाँ सही है, लेकिन इंटर के साथ इनटू यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ डिबेट रख दें, क्वेरल रख दें, फाइट रख दें, पार्टनरशिप रख दें, ठीक है, फ्रेंडशिप रख दें, आर्गुमेंट रख दें। तो ये सारी चीजें जो है वैसी नहीं है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हो, ठीक है, बल्कि ये वो चीज है जिसमें तुम अपने व्यूज जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है, चाहे फिजिकल हो चाहे इंटेलेक्चुअल हो। ये सारे ऑब्जेक्ट जब बनेंगे तो इनटू तुम्हारा सही हो जाएगा, लेकिन जब प्रवेश करने की बात आएगी तो तुम्हारा इनटू जो है गलत होगा। इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव हो जाती है और इसके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या देखिए 3 सेंटेंसेस हमारे पास और हैं। अब इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें जो है आपको देखना है कहाँ प्रीपोजिशन कौन सा सही होगा। एक बात समझना, यहाँ हमारे पास है क्वालिफाइड और क्वालिफाइड फॉर। अब हमें ये देखना है, देखो क्वालिफाइड जो होती है वो तुम्हारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। क्वालिफाइड जो होती है ये होती है तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा दिख रहा है ना, अब ये हो गया तुम्हारा सही। अब हमें ये सोचना है कि अगर क्वालिफाइड फॉर रख देंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद तो डायरेक्ट यही ऑब्जेक्ट आना था, लेकिन अब बीच में प्रीपोजिशन भी आ रहा है। तो अब यहाँ हम इसको क्या माने, देखो एक ही लाठी से सारी चीजों को नहीं हाँका जा सकता, ये अलग बात है। फंडामेंटल थिंकिंग यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन देना उचित नहीं माना जाता। ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल थिंकिंग, लेकिन कभी कभी होता यह है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। एक बेहतर एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। मान लो किसी चीज में, कोई जॉब के लिए, कोई नौकरी के लिए तुम्हें 2 एग्जाम क्रैक करने हैं, तो पहले एक एग्जाम क्रैक करोगे तभी तो क्वालिफाई होगे दूसरे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, क्वालिफाइड फॉर जो रखा गया ना, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम, इसका मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट है, उसके सामने 2 एग्जाम है, तो इस सब्जेक्ट ने क्या किया कि इस एग्जाम को क्रैक कर लिया है। किस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। तो अब यहाँ पे लो क्वालिफाइड फॉर भी सही हो गया। क्वालिफाइड एग्जाम का मतलब है कि एक ही एग्जाम था, उसको सब्जेक्ट ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब क्वालिफाइड फॉर लगा दोगे तो इसका मतलब एग्जाम 2 हो गए, इस एग्जाम को क्वालिफाई किया इस एग्जाम में बैठने के लिए। क्वालिफाइड फॉर द जॉब जो होता है, इसका मतलब क्या, क्वालिफाइड द जॉब लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्वालिफाइड फॉर द जॉब लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो टेस्ट है तुम्हारा, जो एग्जाम है तुम्हारा, उसको पास करोगे तब तुम एलिजिबल होगे उस जॉब के लिए। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्वालिफाइड भी सही हो जाएगा, क्वालिफाइड फॉर भी सही हो जाएगा। एक चीज और, इसी पे बेस्ट एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं। He has qualified the interview, उसने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम यहाँ ये सेंटेंस बोल रहे हैं he has qualified the interview, तो इसका मतलब क्या मानोगे, इसका मतलब ये मानोगे कि एक ही एग्जाम था इंटरव्यू का, उसको क्रैक कर लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही हम यहाँ कहेंगे he has qualified for the interview, क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाना। इसका मतलब इंटरव्यू हमारा यहाँ है, उससे पहले एक एग्जाम यहाँ थी, हमने इसको क्वालिफाई कर लिया ताकि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है ना। कुल मिला के ये समझ लो कि जब क्वालिफाई के साथ फॉर लगता है तो इसका मतलब ही हो जाता है एलिजिबल फॉर। एलिजिबल फॉर का मतलब जो अपकमिंग टेस्ट है या स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम जो भी है उसके लिए तुम एलिजिबल हो गए, उसके लिए तुम योग्य हो गए जब क्वालिफाई के साथ फॉर लगेगा तब, ठीक है ना।
इन दोनों सेंटेंसेस को देख लीजिए जरा सा ध्यान से। देखो कंप्राइज जो वर्ब है, कंप्राइज का मतलब क्या है, वो जो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की थी उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि कंप्राइज को जो है ट्रांजिटिव वर्ब मानते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रांजिटिव वर्ब मानोगे तो इसके बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब कंप्राइज के बाद तुमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 15 प्लेयर्स दे रखा है तो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन अब एक चीज सोचना, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस तो हम बना ही सकते थे ना, लेकिन इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंप्राइज वर्ब होती है वो एक्शनलेस है। फिर से एक्शनलेस, एक्शनलेस का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन कोई मूवमेंट की वर्ब नहीं है ये, ठीक है। कंप्राइज का मतलब होता है बना होना, कंप्राइज का मतलब होता है क्या? बना होना। तो इसमें एक्शन नहीं है, एक्शन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड इसमें होता है, ठीक है ना। तो जब इसमें एक्शन है ही नहीं तो जाहिर है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अच्छा, जब पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का नहीं बनेगा तो अब एक चीज समझ लेना, यहाँ से इज लिखा हुआ है, बी की फॉर्म है, बी के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब क्या इसको पैसिव मान पाओगे? नहीं। अभी इससे पहले क्या बताया कि जब ऐसे कंडीशन में इसको पैसिव नहीं मान पाओगे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको एडजेक्टिव मान लेना। यकीनन कंप्राइज्ड जो है एडजेक्टिव है। अब एक चीज समझना, अगर इसको हम एडजेक्टिव मान लें तो इसके बाद क्या आया है? 15 प्लेयर्स, इसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ग्रामेटिकली ये है कि एडजेक्टिव के बाद आप ऑब्जेक्ट दे नहीं सकते, प्रॉब्लम यहाँ है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती। ऑफ लो यहाँ पे सही हो गया। चीजों को क्रिटिकली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये चीज रट मत लीजिए कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, हर जगह फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है ना? कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ग्रामेटिकल रूट्स को समझिए, उसके बाद चीजें जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए, अब हमें डिस्कस करना है थ्रू और अक्रॉस के बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो। पहले इनका मीनिंग समझिए, मीनिंग समझ में आ जाए आराम से इन चीजों को आप डिस्कस कर लोगे। एक चीज देखो, पहला है हमारे पास थ्रू। थ्रू का मतलब है गो वाया समथिंग। गो वाया समथिंग का मतलब कहीं से होकर गुजरना, ठीक है। बस वगैरह में ट्रेवलिंग करते होगे तो वहां लिखा रहता है भभुआ, आरा, वाया पटना, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो वो वही है, गो वाया समथिंग का मतलब कहीं से होकर गुजरना, थ्रू हो जाएगा। मीन्स जब कभी भी किसी साधन का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी के जरिए कुछ काम अगर हुआ है वहां भी थ्रू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अक्रॉस का मतलब ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड का मतलब द ऑब्जेक्ट्स विच हैव टू एंड्स, ठीक है। यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द अदर, ठीक है ना, अदर साइड। अब इसका एक दूसरा मीनिंग है फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। इस छोर से लेकर उस छोर तक, दोनों का डिफरेंस आसानी से आप समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ दे वॉक्ड, अब यहाँ पे अक्रॉस लिखे या थ्रू लिखे आपको ये समझना है। अब आप जरा समझो, थ्रू हम लिखेंगे तो ये मीनिंग कन्वे कर सकते हैं गो वाया समथिंग, ठीक है। जंगल से होकर, किसी जगह से होकर गुजरने के सेंस में तो आप थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो ना। यहाँ पे रख लोगे आप आसानी से क्या? थ्रू। लेकिन एक चीज और है, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड भी हो सकता है ना। या क्या आप यहाँ चाहो तो अक्रॉस का इस्तेमाल नहीं कर सकते? दे वॉक्ड अक्रॉस द जंगल। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मीनिंग हमेशा गलत होगा। इस चीज को थोड़ा सा और ब्रॉडली हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज आप समझ लो, ये जो थ्रू होता है ना, ये हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो अक्रॉस है ये हमेशा 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। अब जंगल जो है, आपको पता है कि जंगल जो है हमेशा 3D होगा। जंगल में पेड़ वगैरह होता है, हाइट भी ना है, लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी है, तो 3D ऑब्जेक्ट तो हो ही गया ये। तो जब 3D हो गया तो अब अक्रॉस का ऑप्शन एकदम साफ गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इसको हटाओ, अब सिर्फ थ्रू का ही इस्तेमाल करोगे। ये फैक्ट जो है याद रखना, थ्रू जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है और अक्रॉस जो है वो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, ठीक है। अब एक बात समझना, द ट्रेन पास्ड। अब यहाँ लिखा है क्या? टनल। टनल मतलब सुरंग। सुरंग आप क्या समझते हो?
पहाड़ को काट कर उसके बीच से जो रास्ता निकाला जाए वो 2D होगा कि 3D? 3D होगा, वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब तुम्हें पता चल गया कि ये जो टनल जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो अब इसके साथ अक्रॉस का ऑप्शन जो है तुम्हारा गलत होगा, क्योंकि अब यहाँ ये मीनिंग तुम मत निकाल लेना फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, क्योंकि टनल हो सकता है ना, सुरंग का एक किनारा और दूसरा किनारा हो सकता है, इस पार से लेकर उस पार तक, ठीक है। ये मीनिंग कन्वे जरूर कर सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना कि ये सिर्फ 2D के लिए है, ठीक है ना। हमें पता है कि टनल जो है वो 3D होता है, थ्रू। अब ये सही हो जाएगा। अब एक बात सोचो जरा सा, फील्ड 2D की 3D? एक चीज याद रखना, जो चीज प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है, उसको जो है आप क्या मानोगे, हमेशा 2D मानोगे। तो अब द फील्ड जो है वो 3D तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसका मीनिंग भी समझ लेना, क्या मीनिंग है, शी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड का मतलब फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, यानी कि फील्ड जो था उसके एक छोर से लेके दूसरे छोर तक उसने जो है वॉक किया, ठीक है ना। ये फर्क जो है आप आसानी से समझ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहां आ जाओ, द रेज कांट पास दिस मेटल शीट। मेटल शीट का मतलब क्या है, 2D शीट क्या है, 2D की 3D? अब क्या कॉन्सेप्ट है आपका, आप समझो, लेकिन एक चीज समझ लेना, एवरीथिंग दैट यू कुड होल्ड इन योर हैंड इज 3D। जो कुछ भी आप होल्ड कर सकते हो हाथों में वो हमेशा 3D ही होगा, चाहे वो कितना भी लीन एंड थिन क्यों ना हो। मेटल शीट है, मेटल एक दफ्ती होता है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, जब इसको 3D हम मान ही लेंगे तो अब तो अक्रॉस का ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ थ्रू ही रखा जाएगा, समझ गए, यहाँ पे सिर्फ थ्रू रखा जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखो, देयर वॉज ए ब्रिज द रोड। अब एक बात समझना, ये हो गई क्या, रोड, और इसके ऊपर ये ब्रिज है। बनाने नहीं आ रहा है, मैं अच्छा आर्टिस्ट हूं नहीं वैसे, है ना। ये हो गया क्या, तुम्हारा मेन रोड ये था, ठीक है ना, इसके ऊपर से तुमने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया। तो अब देखना यहाँ पे होगा क्या, यहाँ कौन सा मीनिंग तुम कन्वे करना चाहते हो, यहाँ मीनिंग कन्वे करना चाहते हो फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, क्योंकि सड़क का इस किनारे से लेकर सड़क के उस किनारे को इसने क्या किया है, अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे आप ये मीनिंग कन्वे कर सकते हो, बात समझ रहे हो ना। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ रोड भी लिखा हुआ है ना, रोड अपने आप में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, 2D की 3D? रोड तो 2D होगा, क्योंकि उसको आप हाथों में होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब 2D भी है और आपका ये मीनिंग भी कन्वे हो रहा है, तो अब तो आप सीधे सीधे समझ लो कि थ्रू का ऑप्शन तो साफ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अक्रॉस ही रख पाओगे आप, अक्रॉस द रोड, ठीक है ना। आई गॉट दिस न्यूज माई फ्रेंड, आई गॉट दिस न्यूज, मुझे ये खबर मिली, माई फ्रेंड। अब देखो, गो वाया समथिंग मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे, ऑन द अदर साइड मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे, दिस एंड टू दैट एंड मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे। अब यहाँ मेरा दोस्त जो है वो मीन्स बन रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो अब मुझे खबर मिली है, खबर मिली है तो खबर किसने दी, मुझे खबर देने का कौन सा साधन बना, मेरा दोस्त साधन बना मुझे खबर देने का। वैसे तमाम मीन्स जो किसी एक्शन के होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, उनके लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे, थ्रू। अब यहाँ पे माई फ्रेंड ही लिखना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो सकता है, आप चाहो तो रख सकते हो टीवी, रेडियो, ठीक है ना, न्यूज़पेपर, यस, पिजन, कबूतर भी जो है कभी खबर पहुंचाया करते थे। तो न्यूज प्राप्त करने का जो भी साधन आपका हो सकता है, मीन्स वो टीवी से भी न्यूज प्राप्त कर सकते हो, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, इन सब के लिए आप यहाँ थ्रू का इस्तेमाल कर पाओगे। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब इतनी चीजें अगर क्लियर है तो जरा सा ये भी बता दो कि इसमें क्या होगा, दे स्वैम द रिवर लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले इन ऑप्शन को छोड़ो, कुछ और बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखो
ये हो गया क्या, पॉन्ड, तालाब पानी का, और ये हो गई क्या, रिवर हो गई। कुल मिला के अगर देखो तो तैरने का जो काम हुआ है वो या तो इस रीजन में हुआ होगा या फिर इस रीजन में हुआ होगा, एरिया में हुआ होगा। इसका मतलब साफ है कि किसी भी रीजन को या एरिया को अगर तुम दिखाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन का इस्तेमाल तुम्हें इन करना पड़ेगा, क्योंकि आप नदी की बात कर रहे हो, जो तैरने की बात हो रही है, वहां पे होगा क्या कि आप इसको एक एरिया मान सकते हो। ये रिवर है, इस रिवर को एक एरिया मान सकते हो तैरने का। जैसे ही तुम इसको एरिया कंसीडर करोगे, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन इन सही हो जाएगा। प्रेपोजिशन इन सही हो गया, ये तो एक मीनिंग हो गई। दूसरी मीनिंग आप क्या कवर कर सकते हो, आप ये भी कवर कर सकते हो फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, क्योंकि नदी जो है आप जानते हो अच्छी तरह से कि इसके दो किनारे हैं, इस किनारे से इस किनारे पर, इस किनारे से इस किनारे पर। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आप चाहो तो अक्रॉस का मीनिंग भी जो है कन्वे कर सकते हो, ठीक है ना। लो अब यहाँ अक्रॉस भी हो जाएगा, दे स्वैम अक्रॉस द रिवर। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हम थ्रू रख सकते हैं कि नहीं। थ्रू का इस्तेमाल क्या है, मीन्स को करने के लिए हो सकता है ना। एक चीज यहाँ तुम नहीं एज्यूम कर सकते कि तैरने के लिए वाटर जो है वो एक मीन्स हो सकता है। तैरने के लिए आप सैंड पे तो तैरोगे नहीं, एयर में तैरोगे नहीं, तो वाटर क्या बनेगा आपका, मीन्स बनेगा ना, साधन बनेगा ना तैरने के लिए। लो यहाँ पे थ्रू भी सही हो गया। कुल मिलाकर इतनी चीजें समझाने के बाद हम यही कहना चाहते हैं आपको कि प्रेपोजिशन रटने की चीज नहीं है, रटते रहोगे। मैंने मुलाकात की है बड़े बड़े लोगों से, अपनी उम्र के दुगने लोगों से बात की है, लेकिन हाल वही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरीथिंग दैट यू कैन फाइंड इन दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप ये मान रहे हो कि नहीं रट लेंगे, चीजें सीख लेंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। चलो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे ही सही आपको समझ में तो आ रही होंगी। धीरे धीरे इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहो। घर पे प्रैक्टिस जरूरी है इन चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। चलो बाद में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।